मॉर्निंग। एज़ पर रिक्वेस्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना करके भेज रही हूँ आप लोगों को। इसमें हम मेजरली जो डिस्कस करेंगे इसके मेन जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं इसकी, जैसे इसकी साइकिल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ जो छोटी सी चीज़ है वो तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज जो है वो बनता है, C6H12O6 जो है वो बनता है, और रेस्पिरेशन के अंदर हम इसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं ताकि हम ATP को फॉर्म कर सकें। ठीक है, ये तो थी आपकी बेसिक चीज़। अब आगे आ जाते हैं जो मेजर टर्म्स हैं इसकी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या होता है, द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जिन कंपाउंड्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे आप ग्लाइकोलिसिस में आगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो होता है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, दूसरी बात है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स। सेल्स के अंदर जब हम ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यूज़ करके, और रिलीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और विद इन द सेल मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, आई थिंक इस वाले पार्ट में अभी तक और कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस वाली चीज़ पर कि डू प्लांट्स ब्रीद। तो प्लांट्स जो है क्या ब्रीदिंग करते हैं, ये वाली चीज़ जो है रेस्पिरेशन के लिए, ये वाला यहाँ से पढ़ते हैं। येस, प्लांट्स रिक्वायर द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट द CO2। ये आपको पता ही है, गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है ना। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट से, और जो बार्क है, स्टेम्स हैं, वहाँ पर किन चीज़ों से होता है, वहाँ पर भी आपका लेंटिसल्स के थ्रू होता है। ये आपका डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर कोई इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग से प्रेजेंट नहीं होता है। सेल्स जो हैं अपना रेस्पिरेशन अपने पर्टिकुलर एरिया में वहीं के वहीं खुद ही कर लेते हैं। लार्ज वॉल्यूम्स जो हैं गैसेस की, वो पूरी बॉडी के थ्रू जैसे हमारी बॉडी में होती है वैसे एक्सचेंज नहीं होती है। ये वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये आपकी है रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अगर कंप्लीट कंबशन होता है ग्लूकोज का या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोडक्ट्स आने चाहिए। लेकिन अभी जो आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो आपका पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये आपका एक एनारोबिक प्रोसेस है, तभी यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अंदर हम पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का। कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये वाले 4-5 पॉइंट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में ना आपको मेन क्रिस्प याद करने की ज़रूरत है, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ग्लाइकोलिसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन है, तभी पायरुवेट में बन रहे, वरना तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ही बन जाता। विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन है यानी एनारोबिक है, साइटोप्लाज्म में होता। अगर एरोबिक होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है ना, नहीं हो रहा ना वहाँ पर, तो इसका मतलब एनारोबिक है। कन्वर्जन किस में हो रहा है, ग्लूकोज टू पायरुविक। प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज है। ये मेजर चीज़ें याद कर लोगे तो ये चैप्टर आसान ही है, इतने मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा सा हुआ लगता ही है इनका, पर है नहीं इतने डिफ़िकल्ट। अब इसके अंदर देखो, इस ग्लाइकोलिसिस का नाम क्या है, EMP पाथवे। क्यों बोला EMP, क्योंकि E फॉर एम्डन, M से मेयरहॉफ और P से हो गया पार्नस। ये 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब जो एरोबिक वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें केवल ग्लाइकोलिसिस नहीं होता, ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी और बहुत सारी साइकिल्स होती हैं जो आप आगे जाके पढ़ोगे। जैसे कि आप पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल है, ETS है, ये तीनों होती हैं। ठीक है, और जो एनएरोबिक होते हैं उनके अंदर केवल ग्लाइकोलिसिस होती है। तो इस वजह से क्या होता है, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ग्लाइकोलिसिस दोनों में होती है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो। अब क्योंकि एरोबिक में इतनी सारी इन्वॉल्व हैं, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, तो अब आपको लास्ट में आप प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे 38 ATP बनते हैं एरोबिक में, और एनारोबिक में बनते हैं 2 ATP। लेकिन जो ये 38 ATP हैं ये ग्लाइकोलिसिस, क्रेब और ETS के बाद बन रहे हैं, ये केवल ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट पे, अपनी इस वाले
स्टेप्स पे आते हैं ग्लाइकोलिसिस के। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बॉडी जो होती है प्लांट की, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हर जगह जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर होता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस के लिए सुक्रोज को भी कन्वर्ट होना पड़ता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, और ये वाली जो एंजाइम है इसका नाम है इन्वर्टेज, जिसकी मदद से सुक्रोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, उसे हम कहते हैं इन्वर्टेज। अच्छा, ये जो दोनों हैं आपके ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये क्या हैं? मोनोसेकेराइड्स हैं। बाद में इनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप इनमें ऐड हो जाता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी आपकी हेक्सोकाइनेज। ठीक है, एंजाइम जो इन्वॉल्व होगी वो होगी हेक्सोकाइनेज। ये जो फॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर, अब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये दोनों क्या हैं आपस में? आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम इन्वॉल्व होगी? आइसोमेरेजिस। ठीक है, आइसोमेरेजिस। जैसा नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसा नाम होता है ना एंजाइम के आगे बस एसिस लग जाता है, इतनी सी बात है। ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप रिएक्शंस हैं और हर स्टेप में अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इसका पायरुवेट होता है। हमें यहाँ पर पूरी ग्लाइकोलिसिस साइकिल में मेन चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये देनी है कि कहाँ पे एटीपी बन रहा है और कहाँ पे वो यूटिलाइज हो रहा है, कहाँ पे NADH बन रहा है प्लस H+, कहाँ पर ये यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ देखना, NADH जो है ये कोएंजाइम होती है, ये असेंशियल पार्ट होता है एंजाइम का, इसके बिना एंजाइम काम नहीं कर सकती। ये आप ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आप इस चीज़ में नोट करो कि यहाँ तक कि हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ तक की हमारी थ्योरी हमने कवर कर ली है। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद आप ये देखो फ्रक्टोज 1,6 बिस से ऐड हो गया है ना, कोई चीज़ ऐड हो गई। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी रहे। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है। एटीपी यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? यूजेज हो रही है। अब जब ये फिर आगे स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, स्प्लिट होगा इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। अब आप देखो ये 6 कार्बन था, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, ये भी 3 कार्बन हो गया। तो ये वाले जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब ये हो गया कि ये आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे की साइकिल चलाने के लिए कन्वर्ट इसमें ही होना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर ही कन्वर्ट होना पड़ेगा। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, इसको इन्होंने क्या बोला है? PGAL बोला है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब आप आगे देखो यहाँ पर कि जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? DHAP बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जब इंटर कन्वर्टेबल है, इसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल आएगी आपकी 3 कार्बन से 3 कार्बन पर ही आ रहा है ना, अब यहाँ पे 3 कार्बन बन चुका है, तो ये बना आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है याद करने में, पर आगे की जो लैंग्वेज है वो इजी है। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, टूट रहा होता है, उस टाइम पर जब ये इसकी साइकिल आगे कंटिन्यू करती है, तब यहाँ पर इसका NAD+ का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, रिडक्शन मतलब NAD+ रिड्यूस हो जाता है NADH + H+ में। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनती है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और लास्ट में आता है पायरुविक एसिड। जब आप यहाँ पर देखोगे कि जब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बिस यहाँ से हट रहा है और सिंपल बन रही है ये वाली एसिड, तब ATP कैसा हो रहा है? ATP
फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस बात को मैंने कनेक्टिविटी इसीलिए बनाई, यहाँ पर बिस ऐड हो रहा था ऊपर वाले स्टेप में तो एटीपी यूज़ हो रहा था, यहाँ पर बिस जो है वो हट रहा है तो एटीपी यहाँ पर बन रही है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर आपका मेटाबॉलिक वाटर बनता है। इस छोटे से स्टेप को भी ध्यान रखना है कि मेटाबॉलिक वाटर कहाँ पर दिखा रखा है बनते हुए, और बिल्कुल लास्ट स्टेप में यहाँ पर भी आपकी एटीपी बन रही है। तो ग्लाइकोलिसिस का अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पूरे रिजल्ट में आप देखोगे 2 एटीपी और 2 NADP यहाँ पर बन रहे हैं। ये आपका आगे बता रखा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। The fructose 1,6-bisphosphate is split into DHAP and PGAL। ठीक है, ये DHAP है और ये क्या चीज़ है आपकी PGAL। कई बार PGAL करके भी आ जाता है पेपर में, तो आपको समझ जाना है कि इस वाले स्टेप का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus। This is when 3-phosphoglyceraldehyde is converted to 1,3-bisphosphoglycerate। यहाँ पर आपको बताया कि जो 3-phosphoglyceraldehyde यानी PGAL से जब आपका बिस ऐड हो रहा था, यानी इस वाले को क्या बोल रहे हैं हम, BPGA। आपको ये छोटी छोटी एब्रीवेशंस भी ध्यान रखनी है। ये BPGA है, ये वाली PGAL है, ये DHAP है। ठीक है, तो 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGAL transferred to NAD+। अब PGAL जो है वो आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कन्वर्ट हो जाएगा BPGA में। ठीक है, दिस PGAL इज कन्वर्टेड टू BPGA। आई रिपीट, PGAL कन्वर्टेड टू BPGA। ठीक है, और इस दौरान आपका रिडक्शन हो जाता है NAD+ से NADPH बनता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है और यहाँ पर भी ATP फॉर्मेशन होती है। अनदर ATP जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ PEP। इसको क्या बोला है, PEP, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और इससे बन जाता है पायरुविक एसिड। अगर आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है तो इस वाली रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन लेना और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एब्रीविएशंस भी सारी डिस्कस कर दी हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है, क्योंकि ये आपका जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस से, यहाँ आपका हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन है। इसका मतलब आगे भी और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, लेकिन पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, जिसे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अल्कोहल भी कौन सा वाला होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो है वो हमेशा एनारोबिक कंडीशंस में होती है, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनारोबिक फर्मेंटेशन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होती है, लेकिन यूकैरियोट्स कौन से वाले हैं, यूनिसेलुलर हैं। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन करनी हो ग्लूकोज की, यानी CO2 और H2O में कन्वर्ट करना है, तो आगे और भी साइकिल इन्वॉल्व है, वो है आपकी क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, और या फिर हम इसको एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आता है आपका फर्मेंटेशन का वही वाला स्टेप जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपका क्या बना है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट